darker the night, the deeper the secrets hidden within. तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमयी कहानी की तह तक जाएंगे। लाल घंटी नाम के एक कथित भारतीय गुप्त प्रयोग की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफी मिले जुले हैं। कुछ ऑनलाइन फोरम की पोस्ट्स, एक दो ब्लॉग्स हैं जो ऐसी कहानियों पर लिखते हैं और कई सारी स्थानीय किस्से कहानियां। बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद मतलब इस कहानी को सच या झूठ साबित करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये अलग अलग स्रोत मिलकर ये कहानी बनाते कैसे हैं और वक्त के साथ ये कैसे बदलती है। हम ये देखेंगे कि एक छोटी सी बात कैसे एक विशालकाय लोक कथा का रूप ले लेती है। तो चलिए इन स्रोतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2004 से, देहरादून की पहाड़ियों में एक छोड़ी हुई सैन्य सुविधा से। कुछ ऑनलाइन स्रोत तो इसे एक बहुत ही नाटकीय नाम देते हैं, दैत्य कक्ष। और ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। किसी भी आधिकारिक दस्तावेज या मतलब किसी विश्वसनीय रिपोर्ट में इस जगह का ऐसा कोई नाम नहीं मिलता। ये नाम पहली बार 2007 के आसपास एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ब्लॉग पर सामने आता है। अच्छा। इससे पता चलता है कि कहानी को शुरू से ही एक डरावना और क्या कहते हैं रहस्यमयी रूप देने की कोशिश की गई ताकि सुनने वालों का ध्यान खींचा जा सके। इसी दैत्य कक्ष के अंदर कहानी के मुताबिक प्रयोग के लिए कुछ लोगों को लाया गया है। यहाँ स्रोतों में एक बड़ा विरोधाभास है। कुछ कहते हैं कि वे स्वयंसेवक थे, जबकि ज्यादातर ऑनलाइन फोरम और ब्लॉग इस बात पर जोर देते हैं कि वे मौत की सजा पाए कैदी थे। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अगर वे स्वयंसेवक थे तो ये एक उच्च जोखिम वाला वैज्ञानिक प्रयोग हो सकता है, लेकिन अगर वे कैदी थे तो बात ही अलग हो जाती है। हाँ, तो ये पूरी कहानी को एक नैतिक रूप से बहुत ही गंभीर और भयावह मोड़ दे देता है। ज्यादातर सनसनीखेज स्रोतों में कैदियों वाला एंगल ज्यादा जोर शोर से उठाया जाता है, क्योंकि इससे कहानी का ड्रामा और सरकार पर अविश्वास दोनों बढ़ जाता है। फिर आता है उस मशीन का जिक्र जिसे लाल घंटी कहा गया है। स्रोतों के अनुसार ये 2.5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा एक धातु का ढांचा था। हाँ। जब इसे चालू किया गया तो कहानी का सबसे भयानक हिस्सा सामने आया। कक्ष में मौजूद लोग कथित तौर पर पिघल गए। हाँ। और उनसे एक लाल गाढ़ा तरल बना। हाँ, और ये पिघलने वाली बात ये कहानी का सबसे ग्राफिक और मतलब यादगार हिस्सा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये लगभग असंभव लगता है, लेकिन एक डरावनी कहानी के तौर पर यह बहुत असरदार है ना? बिल्कुल। इसके बाद उस लाल तरल का जिक्र आता है जिसे कुछ स्रोत रेड कॉम्पोजिट कहते हैं। इस रेड कॉम्पोजिट के बारे में क्या बताया गया है? क्या ये कोई ईंधन था या कोई हथियार? यहीं पर स्रोतों की अटकलें और तेज हो जाती हैं। एक ब्लॉग इसे एक बहुत शक्तिशाली हथियार ईंधन बताता है। दूसरा स्रोत जो थोड़ा और तकनीकी होने का दावा करता है, वो कहता है कि ये एक नया अस्थिर परमाणु तत्व था जिसे हथियार ग्रेड सामग्री में बदला जा सकता था। ये दोनों बातें एक दूसरे से बहुत अलग हैं। यह दिखाता है कि कहानी कहने वाले तकनीकी विवरणों की सटीकता से ज्यादा एक रहस्यमयी और खतरनाक पदार्थ का असर पैदा करने पर ध्यान दे रहे थे। तो कहानी के पहले से ये साफ है कि एक कथित गुप्त प्रयोग की नींव पर डर, ड्रामा और वैज्ञानिक अटकलों की कई परतें चढ़ाई गई हैं। लेकिन यहाँ से कहानी और भी अजीब हो जाती है। चलिए बात करते हैं इसके अलौकिक मतलब सुपरनैचुरल दावों की। कई स्रोतों में जिक्र है कि मशीन चालू होने पर जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरने लगती थी। ये लेविटेशन या हवा में तैरने वाला दावा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये कहानी के शुरुआती संस्करणों में नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, 2004 से 2007 के आसपास की जो शुरुआती पोस्ट्स थीं, उनमें सिर्फ प्रयोग के भयानक नतीजों का जिक्र है। ये हवा में तैरने वाली बात ये लगभग 2010 के बाद की चर्चाओं में जुड़ती है। मतलब बाद में जोड़ी गई? हाँ, ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ ऐसी कहानियों में और ज्यादा साइंस फिक्शन वाले तत्व जुड़ते जाते हैं ताकि वो और आकर्षक और रहस्यमयी लगें। और एक वैज्ञानिक डॉक्टर अर्णव चौबे का भी जिक्र आता है। एक स्रोत दावा करता है कि उन्होंने मशीन के पास लगे एक अवतल दर्पण में अतीत, भविष्य और वो चीजें देखी जिन्हें इंसान देख नहीं सकता। ये तो पूरी तरह से विज्ञान के दायरे से बाहर की बात लगती है। बिल्कुल। और ये कहानी का वो मोड़ है जहां ये एक गुप्त सैन्य प्रयोग से बढ़कर एक हिवायन, मिस्टिक या पैरानॉर्मल घटना बन जाती है। डॉक्टर चौबे का किरदार कहानी को एक मानवीय चेहरा देता है, एक ऐसा गवाह जो हमें बताता है कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था
जो समय और वास्तविकता के नियमों को तोड़ सकता था। एक क्लासिक कहानी कहने की तकनीक है। एकदम, जहां एक भरोसेमंद किरदार के जरिए अविश्वसनीय बातों को सच साबित करने की कोशिश की जाती है। तो एक तरफ एक घातक मशीन है और दूसरी तरफ समय को देखने के दावे। इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है इस प्रोजेक्ट का कथित प्रमुख ब्रिगेडियर हेमंत कौल। उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है इन स्रोतों से? ब्रिगेडियर कौल इस कहानी के सबसे रहस्यमयी किरदार हैं। कुछ खुले सैन्य रिकॉर्ड्स में इस रैंक के अधिकारी का जिक्र मिलता है, लेकिन उनकी सेवा या मौत को लेकर कोई असाधारण बात नहीं बताई गई है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली वेबसाइट्स और ब्लॉग्स उन्हें एक बिल्कुल अलग रूप में पेश करते हैं। कैसे? एक प्रतिभाशाली लेकिन जुनूनी अफसर जो इस प्रोजेक्ट का प्रमुख था और अपने 300 अधिकारियों के साथ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। गायब हो गया? आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया? आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं, क्योंकि ये पूरी कहानी ही अनौपचारिक स्रोतों पर आधारित है। लेकिन कहानी के अनुसार सरकारी फाइलों में उन्हें पहाड़ों में एक ऑपरेशन के दौरान शहीद घोषित कर दिया गया। लेकिन उनके या उनकी टीम के शरीर कभी नहीं मिले? अभी नहीं मिले, और ये लापता शरीर वाला एंगल कहानी में रहस्य को और गहरा कर देता है। और ये 300 का आंकड़ा भी, मतलब ध्यान खींचने वाला है। इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सुनने में बहुत प्रभावी लगता है। तो एक तरफ एक सामान्य सैन्य अधिकारी की संभावित कहानी है और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी नायक की, जो अपनी टीम के साथ समय में कहीं खो गया। हाँ, इसी समय में खो जाने वाली थ्योरी को बल देने के लिए कुछ बाद की घटनाओं का जिक्र किया जाता है। चलिए उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले 2009 में पुणे के पास की एक घटना। हाँ, कहानी के अनुसार पुणे के पास कुछ छात्र एक पुरानी छोड़ी हुई सुरंग में पहुंचे, जहां उन्हें ठीक वैसा ही स्टील का ढांचा मिला जैसा लाल घंटी का बताया गया था। और फिर इसके बाद सरकार ने तुरंत इलाका सील कर दिया और छात्रों को चुप करा दिया गया। इस घटना का जिक्र कुछ स्थानीय ब्लॉग्स पर है, लेकिन किसी मुख्य धारा की मीडिया में नहीं। तो इस घटना का क्या महत्व है? यह कहानी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाती है। अब यह सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं रही है ना? सही बात है। बल्कि देश के दूसरे हिस्से में भी इसके सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। और सरकार द्वारा इलाका सील करने और छात्रों को चुप कराने की बात ये कहानी में एक सरकारी साजिश का एंगल जोड़ती है, जो ऐसी कहानियों का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है। इसके बाद 2012 में 2 और अजीब घटनाओं का जिक्र आता है, एक उत्तराखंड में और दूसरी राजस्थान में। और ये घटनाएं कहानी को टाइम ट्रैवल के क्षेत्र में मजबूती से स्थापित कर देती हैं। उत्तराखंड में चरवाहों ने कथित तौर पर पुराने जमाने की वर्दी में सैनिकों को एक चट्टान की दीवार के अंदर जाते देखा। एक चट्टान के अंदर? हाँ, और कुछ महीने बाद राजस्थान की एक गुफा में यात्रियों को 2 जवान मिले, जिनके हथियार और वर्दी पुरानी थी, और वो पूछ रहे थे युद्ध खत्म हुआ या नहीं। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल, ये टाइम स्लिप की क्लासिक कहानियां हैं। ये ब्रिगेडियर कौल और उनकी टीम के गायब होने को एक तार्किक अंजाम देती हैं कहानी के हिसाब से, कि वो मरे नहीं। हाँ, बल्कि समय में फंस गए। दिलचस्प बात यह है कि इन घटनाओं का कोई पहला पुख्ता स्रोत नहीं मिलता। ये ज्यादातर एक दूसरे को कोट करने वाले फोरम्स और ब्लॉग्स पर ही मौजूद हैं। और अंत में कहानी का सबसे नाटकीय सबूत आता है 2015 में भोपाल के पास घटी एक घटना से। रात में आसमान से एक जलती हुई धातु की चीज गिरी। हाँ, और स्रोतों के मुताबिक रडार ऑपरेटरों ने कहा कि उसका आकार, उस पर खुदे प्रतीक और उसका घुमाव सब लाल घंटी से मेल खाते थे। अच्छा। ये घटना कहानी को एक पूरा चक्र देती है। जो मशीन पहाड़ों में बनी थी वो अब आसमान से गिर रही है, जैसे समय के किसी दूसरे बिंदु से आकर गिरी हो। बिल्कुल, ये एक बहुत ही शक्तिशाली छवि है और ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग अनसुलझी घटनाओं, जैसे कोई उल्कापिंड गिरना या किसी सैटेलाइट का मलबा गिरना, को एक बड़ी पहले से चल रही कहानी में पिरो दिया जाता है ताकि वो और ज्यादा विश्वसनीय लगे। तो इन सब स्रोतों को एक साथ देखने के बाद लाल घंटी की कहानी असल में क्या नजर आती है? एक गुप्त हथियार, एक टाइम मशीन, या कुछ और? ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकसित हुई आधुनिक लोक कथा या क्रीबी पास्ता जैसी दिखती है। इसकी जड़ें शायद किसी वास्तविक गोपनीय सैन्य परियोजना में हो, जिसके बारे में बहुत कम जानकारी बाहर आई हो। लेकिन उस जानकारी के खालीपन को लोगों के डर, कल्पना और विज्ञान कथा के लोकप्रिय तत्वों ने भर दिया। दैत्य कक्ष के डरावने नाम से लेकर पिघलते हुए इंसानों की भयानक छवि और समय में फंसे हुए सैनिकों की दुखद कहानी तक, हर हिस्सा कहानी को और बड़ा और रहस्यमयी बनाता है। तो ये कहानी हमें उस मशीन या ब्रिगेडियर कॉल के बारे में उतना नहीं बताती
जितना हमारे अपने समाज और मनोविज्ञान के बारे में बताती है। एकदम सही। ये दिखाती है कि हम अज्ञात और गोपनीय चीजों को लेकर कितने आकर्षित होते हैं। जब सरकारें या संस्थाएं किसी चीज पर पर्दा डालती हैं तो इंसानी दिमाग उस खाली जगह को भरने के लिए कहानियां गढ़ना शुरू कर देता है। लाल घंटी की कहानी उसी प्रक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आखिर में इन सभी स्रोतों का विश्लेषण करने के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि कहानियां कैसे बनती और फैलती हैं। एक छोटी सी अफवाह या एक आधी अधूरी जानकारी कैसे इंटरनेट और लोगों की कल्पना के जरिए एक पूरी दुनिया बना सकती है, जिसमें अपने हीरो, विलन और रहस्य होते हैं। लाल घंटी सच है या नहीं, ये शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक कहानी के तौर पर यह जिंदा रहेगी। और शायद यही आज हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात है, क्या ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन है या ये हमारे उस गहरे अविश्वास और उन सवालों को दर्शाती हैं जिनका जवाब हमें आधिकारिक स्पष्टीकरणों में कभी नहीं मिल पाता? Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.